उनके लिए साधना सत्ता से बड़ी है और उनकी विनम्रता उनके पद से भी बड़ी। जिन्होंने सत्ता को सेवा बना दिया और राजभवन को तपोवन बना दिया। हमें गर्व होना चाहिए गुजरातियों को कि महामहिम श्री आचार्य देवव्रत जी हमारे राज्यपाल है। राज्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे पॉडकास्ट में। बड़ा आभार आपका कि आप अग्री हुए कि हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन हो। धन्यवाद जय जी। भारत एक काल था जब विश्व गुरु था। भारत के ऋषि लोग विश्व के लोगों को संबोधित करते बोलते थे, दुनिया के लोगों, यदि तुमने विद्या अर्जन करना तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांध करके भारत में आओ। आचार्य जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया, तो सर क्या हो गया बीच में कि ये परंपरा से हम इतने दूर हो गए? महाभारत और इसका इतिहास बढ़ना शुरू हुआ। हमारे जो गुरुकुल गांव-गांव के अंदर चलते थे, राजा उनमें सहयोग करते वो बंद करवाए और उस शिक्षा प्रणाली को जड़ मूल से नष्ट करने का काम किया। धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं ने उस कमजोरी को समझा। अंग्रेज ने हमारे इतिहास को ही बदलने का काम किया। कुछ भी नहीं था तब सनातन था, जब कुछ नहीं रहेगा तभी भी सनातन रहेगा, तो वो पुनर्जीवित तो होगा। सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवा। ऐ दुनिया के लोग, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। आतंकवाद है, खून खराबा है, देशों के युद्ध चल रही है, कोई अनपढ़ थोड़ा ही करे। ये संस्कार विहीनता का परिणाम है। सर, आप गुजरात को कैसे देखते हैं? आप गुजरात से कैसे जुड़े हुए हैं और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है? यहाँ आज भी मैंने संयुक्त परिवार व्यवस्था देखी जो आज देश में सब टूट गई। भारत का जो प्राचीन स्वरूप आज भी देखने को जो मिलता तो गुजरात में देखने को मिलता। सर, मुझे जिज्ञासा हो रही है, एक अध्यापक के तौर पे सर आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपके पास बहुत सारे विषय ऐसे थे और आपको अलग अलग विषयों का नॉलेज भी है, आपके पास वो रीच भी थी, फिर आपने प्राकृतिक कृषि को क्यों चुना? मैं भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही डाल के खेती करता था। तो एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। सर, ये सुन के तो लगता है कि रासायनिक खेती बंद ही हो जानी चाहिए और पूरे देश को प्राकृतिक खेती अपना लेना चाहिए। प्राकृतिक खेती गुजरात में 8-9 लाख किसान करते हैं। मैं स्वयं करता हूँ। देश के अलग भूभाग में लाखों किसान करते हैं। आज तक कोई किसान ये नहीं कहता कि हमारा उत्पादन घटा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के बहुत ही खास एपिसोड में। मित्रों, एपिसोड इसलिए बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की वैदिक परंपरा की, प्राकृतिक कृषि की। हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है वेदों से, उनकी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व उपस्थित है वो भी बड़ा ही महान व्यक्तित्व है। मित्रों, उनके लिए साधना सत्ता से बड़ी है और उनकी विनम्रता उनके पद से भी बड़ी। जिन्होंने सत्ता को सेवा बना दिया और राजभवन को तपोवन बना दिया। हरियाणा के छोटे से गांव से आके हरियाणा गुरुकुल में अभ्यास करके वहीं पे आचार्य के तौर पे गुरु शिक्षा प्रणाली, जो भारत की संस्कृति का एक बहुत ही अहम आभूषण है, उसे जीवंत रखने का पावन काम किया और हजारों विद्यार्थियों को मूल्यवान जीवन कैसे जिया जाए उसकी शिक्षा भी दी। प्राकृतिक कृषि के वो प्रचारक है, प्राकृतिक कृषि में बहुत विश्वास रखते हैं और लाखों किसानों को प्रभावित किया है। जीवामृत जो उनका इनिशिएटिव है, उससे मानो प्राकृतिक कृषि एक आंदोलन बन गया और लाखों किसान उससे जुड़ गए और आज लाभान्वित है। मित्रों, इनकी उपलब्धियां में अगर बात करूं तो शायद बोलते बोलते शाम हो जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे उनके काम के बारे में, उनके काम से जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए गुजरातियों को कि महामहिम श्री आचार्य देवव्रत जी हमारे राज्यपाल है। थैंक यू राज्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं धन्य हो चुका हूँ ये पॉडकास्ट आपके साथ करने के लिए। बड़ा आभार आपका कि आप अग्री हुए कि हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन हो। धन्यवाद जय जी। मैं आपको आचार्य जी कह के संबोधित करूंगा। जरूर जरूर। तो आचार्य जी, मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोगों को स्पष्ट नहीं होता कि एक राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, एक राज्य के प्रशासन में और राजनीति में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, तो वो थोड़ा हमें समझाइए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस पूछूंगा। ये आपका प्रश्न निश्चित रूप से बहुत लोगों की ऐसी इच्छा रहती है और राज्यपाल बनने से पहले मुझे भी स्वयं नहीं जानकारी थी और राज्यपाल बनने के बाद ही पहली बार राजभवन मैंने भी देखा था।
तो अनुभव में आया कि राज्यपाल भी वैसे ही संविधान की शपथ लेता है जब वो इस पद को स्वीकार करता है, और उसमें स्पष्ट होता है कि मैं अपने प्रदेश के प्रजाजनों की सेवा ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से करूंगा। तो इस बात से निश्चित है कि यह पद जनता की सेवा का पद है, और उसी सोच को लेकर मैंने राजभवन को, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष रहा, अब 6 वर्ष मेरे को गुजरात में हो गए, तो मैंने राजभवन को जनता का राजभवन बनाने का प्रयास किया कि किसी के मन में एक हिचक और ऐसा अनुभव कि राज दरबार ये बहुत बड़ा है और आम आदमी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। लोकतंत्र में ये सारे पद लोगों की सेवा की सोच के साथ ही बने, और राजभवन में राज्यपाल का जो मुख्य कार्य है वो संविधान का संरक्षण, प्रदेश की जो सरकारें हैं, हमारी विधानसभा है, वो सब लोग मिलके जो कानून बनाते हैं, वो कानून अंतिम हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास आते हैं, तो उसमें एक राज्यपाल की अहम भूमिका रहती है। प्रदेश में जितने भी लोग काम करते हैं, मंत्री लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, तो राज्यपाल चाहे तो पूरे प्रदेश की हर गतिविधि की 1-2 अधिकारी को बुलाकर जानकारी ले सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ये राज्यपाल के कर्तव्य है। सर बहुत अच्छे से आपने समझा दिया राज्यपाल का कर्तव्य और उनकी भूमिका क्या होती है। सर आप शायद भारत के इकलौते ऐसे राज्यपाल होंगे जो खादी की धोती और कुर्ता पहनते हैं। सादगी भरा जीवन जो आपका जो है, और गांधीवादी फिलॉसफी को आपने आत्मसात किया है। तो सर मैं वो आपका जो सादगी भरा जीवन है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको प्रेरणा मिली और इतना सादगी भरा जीवन। मतलब यूजुअली व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं कि कोई एक पद पे जो व्यक्ति कोई बैठा है तो उनके जीवन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सर मैं आपको मिला, जो हमारी 2 घड़ी बात हुई, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं है, सब बड़ा ही सादगी भरा है। तो सर ऐसा क्यों? जय जी, उसका कारण ये रहा कि मैं एक आर्य समाजी परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा वो गुरुकुलों में ही हुई है। और क्योंकि आज़ादी के काल में महात्मा गांधी जी, स्वामी दयानंद और जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाकर उनके वस्त्रों की भी होली जलाई थी, और उस समय एक निर्णय लिया कि भाई हम स्वदेशी वस्त्र, ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारी पूंजी संपत्ति अपने देश में रहे। तो ये भाव गुरुकुलों से, गुरुजनों से मिला, और ये सही है। मैंने खादी से अलग कोई वस्त्र पहना नहीं। मैं लगभग जब से होश संभाला तो मैं खादी का ही प्रयास करता हूँ वो पहनी जाए, और ये सादगी भी गुरुकुलों की देन है, तो वहीं से ये सब संस्कार मिले। राइट। आचार्य जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया। गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा नॉलेज भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो वेद है, जो ये प्राचीन हमारे स्क्रिप्चर्स है, वो हम तक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही पहुँचे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साल थे, हजारों साल, जहाँ तक मैंने सुना है 40-50 हज़ार साल तक ये जो पूरा ज्ञान था वेदों का, वो गुरु शिष्य प्रणाली से वर्बली वो ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन हुआ है, और फिर वेद व्यास जी ने वो वेदों का व्यास किया और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो सर आज के समाज में गुरु शिष्य प्रणाली का क्या महत्व है और उसको पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है आज के आधुनिक माहौल में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी, उसका नाम ही अपने आप में कुल से जुड़ा है। बालक जब जन्म लेता है तो पिता माँ के कुल में जन्म लेता है, वो छोटा कुल है। उसमें उसके 1-2 भाई हैं, 1-2 बहनें हैं, दादा दादी है, माता पिता है, ये कुल है। लेकिन जब बालक एक निश्चित आयु लगभग 5-6 वर्ष की हो जाती है,
तो उसके बाद वो शिक्षा के लिए तैयार होता है। तो प्राचीन भारत में माता पिता बालक को ये कहते थे, बेटे हमारे पास जो देने के लिए था वो हम दे चुके हैं, अब हम तुम्हें ऐसे लोगों के पास छोड़ के आएंगे जिनका जीवन का उद्देश्य ही केवल बालक का निर्माण करना, शिक्षित करना है। और उस काल में एक गजब की व्यवस्था थी। बालक को समित पाणी बोलते हैं वहां उपनिषदों में जो शब्द है। छोटा बालक है, बेटा पिता की उंगली पकड़ता था, बेटी माँ की उंगली पकड़ती थी, बेटा बेटों के गुरुकुल में जाता था, बेटी बेटियों के गुरुकुल में जाती थी। और उस बालक के हाथ में समिधाएं दी जाती थी। समिधा मोनो एक लकड़ी का टुकड़ा जो सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सरल है। वो बालक एक हाथ में वो समिधा लेता, दूसरे हाथ में पिता की उंगली, और चल पड़े गुरु के पास। और वो बालक उस समिधा को गुरु के चरणों में रख के प्रणाम करके कहता था, गुरु जी आचार्य तव अग्नि, हे आचार्य आप अग्नि स्वरूप हो। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में आचार्य को अग्नि भी बोलते हैं। अग्नि का काम क्या है? प्रकाश करना, अंधेरे को मिटाना। विद्या का काम क्या है? अज्ञान अंधकार को मिटाना, जीवन में प्रकाश पैदा करना। तो ये बालक बोलता, गुरुजी मैं ऐसे ही हूं जैसे समिधा है, ये सीधी है, मेरा जीवन भी सीधा साधा है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मैं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हूं। इसमें जलने की क्षमता है, लेकिन ये जलेगी तब जब इसको अग्नि का संपर्क मिलेगा। बढ़िया। और तुम अग्नि स्वरूप हो, मैं अब अबोध बालक हूं। मैं तुझ आचार्य रूप अग्नि में, जैसे अग्नि में समिधा देने से जल उठती है, वैसे मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान ज्योति प्राप्त करने के लिए। आप मुझे स्वीकार करो। यहां से इस भारतवर्ष में विद्या का श्री गणेश होता था, और आचार्य उस बालक को स्वीकार करते हुए वेद का एक मंत्र बोलता था, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता। बेटे आपके माता पिता ने हम पर विश्वास किया है, और तुमने अपना समर्पण विद्या को प्राप्त करने के लिए किया है, तो आज मैं तुझे ऐसे स्वीकार करता हूं जैसे मां के गर्भ में बालक सुरक्षित होता है। इससे बड़ी उपमा दुनिया के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं हो ही नहीं सकती। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो भोजन नहीं करता, मां के भोजन में उसका भोजन है। बच्चा सोता नहीं, मां के सोने में उसका सोना है। बच्चा चलता नहीं, मां के चलने में उसका चलना है। एक एक गतिविधि मां से जुड़ी है। तो बालक को गुरु ये कहता था, मैं तुझे ऐसे संभाल करके अपने आश्रम में रखूंगा गुरुकुल में, जैसे मां गर्भ में बालक को संभाल के रखती है, और जो उसको संस्कार मिलते हैं, जीवन की रचना होती है, वैसा ही मैं अब तुझे नवजीवन दूंगा। इसलिए हमारी संस्कृति में 2 जन्म माने जाते हैं। एक जन्म देती है मां, और दूसरा जन्म होता है गुरु के आश्रम में जाकर। उस बालक को द्विज बोलते हैं। वो द्विज है जिसका दूसरा जन्म हुआ। उन्होंने केवल शरीर को जन्म दिया है। अब असली निर्माण जो जीवन की चुनौतियों के लिए, हर मोर्चे पर सफलता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए जिस महामानव का निर्माण करना है, वो काम गुरु करता था इस देश में। तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु एक धर्म का पिता होता था, शिष्य धर्म का पुत्र होता था, विद्या उनकी उपासना का केंद्र थी। इस भाव के साथ वो आपस में जुड़ करके विद्या की उपासना करते थे। तो सर क्या हो गया बीच में कि ये परंपरा से हम इतने दूर हो गए? मेरा पहला सवाल। और फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि अगर इसको पुनर्जीवित भी करें
जहाँ तक मैंने अभ्यास किया है, मैंने एक बार सिलेबस चेक किया था कि कोई अगर वैदिक परंपरा से कोई गुरुकुल चल रहा है तो सिलेबस में क्या क्या होता है। तो संस्कृत, ग्रामर, रचना, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष विद्या, ये सब विषय है वहाँ पे, और विज्ञान भी है, गणित भी है, सब है। तो आधुनिक दौर में कैसे गुरु शिष्य परंपरा को या गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करके वहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं वो आज के ज़माने में कैसे आगे बढ़ पाए, वो कैसे एस्टैब्लिश हम कर पाएंगे। और मेरा पहला सवाल ये है कि ये सर, ये परंपरा हमसे इतनी दूर क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ कि हम भूल ही गए कि ऐसा कुछ था? इस परंपरा का जय जी बहुत बड़ा कारण भूलने का क्या रहा। जैसे हमने शुरू में आपस में अनौपचारिक बातचीत की थी, संसरती थी संसारे गतिमान है। भारत एक काल था जब विश्व गुरु था, और इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। वहां लिखा, एत देश प्रसूतस्य सकाशादगर जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्याम सर्वमानवा। भारत के ऋषि लोग विश्व के लोगों को संबोधित करते बोलते थे, दुनिया के लोगों, यदि तुमने विद्या अर्जन करना है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विद्याएं प्राप्त करनी है, तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांध करके भारत में आओ, और यहाँ के जो विद्वान ऋषि तपस्वी लोग हैं उनके चरणों में बैठ करके चरित्र की, भौतिकवाद की, अध्यात्मवाद की शिक्षा ग्रहण करो। ऐसा एक काल था। और एक जमाना था जब सारी दुनिया के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये तो बहुत बाद की यूनिवर्सिटीज हैं। भारत का इतिहास तो इससे भी पुरातन है, जब लोग उस विद्या को पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। और इसका प्रमाण है, दशमलव भारत ने दिया, गणित भारत ने दिया, और खगोल विद्या पर हमारी इतनी पहुंच थी कि आज भी गांव का एक सामान्य ब्राह्मण अपनी गणित विद्या से बताएगा इतने बजकर इतने सेकंड पर अमुक, आज से 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण होगा। ये आश्चर्य है। तो हमारी कितनी निपुणता है। और ये सब विद्याओं का आदि मूल थे वेद। अब वो वैदिक परंपरा लंबे काल तक चलती रही। भारत विश्व गुरु भी बना, सोने की चिड़िया भी बना। जब बहुत प्रकार का सुख सुविधाएं होती तो आदमी में कुछ विकार पैदा होते हैं। हमारा चक्रवर्ती राज्य था विश्व के अंदर भारतीयों का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध के बाद भारत एक पतन की ओर इसका इतिहास बढ़ना शुरू हुआ। उससे पूर्व हमारा इतिहास बहुत जाजलमान था। मांडलिक राजा बन गए, आपस में लड़ते थे। धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं ने उस कमजोरी को समझा, विदेशी आक्रमण होने लगे, उनके यहाँ राज्य स्थापित हो गए। उन्होंने हमारे बहुत बहुमूल्य ग्रंथों को जलाने का काम किया। अंग्रेज ने हमारे इतिहास को ही बदलने का काम किया। हमारे जो गुरुकुल गांव-गांव के अंदर चलते थे, जो लोग, सरकारें, राजा उनमें सहयोग करते, वो बंद करवाए और उस शिक्षा प्रणाली को जड़ मूल से नष्ट करने का काम किया। और 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उनकी जिम्मेदारी लगाई कि हम भारत में ऐसे लोग पैदा करें जो हमारे काम आए और यहाँ की मूल जो इनकी विचारधारा वो नष्ट की जाए। तो मैकाले ने, कहते हैं, 2 बार भारत का भ्रमण किया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने कहा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है गुरुकुलों के द्वारा। यहाँ तो गांव-गांव के अंदर शिक्षा का प्रचार। जब तक हम इसे समूल नष्ट नहीं करेंगे तो अंग्रेज लंबे समय तक यहाँ राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने अपनी एक शिक्षा नीति निश्चित की, गुरुकुलों को बंद किया, जो लोग उनमें दान देते थे उनको दंडित किया, राजाओं को उससे दूर रहने को कहा, और यह हमारी परंपरा इस ढंग से लुप्त हो गई।
सर आपको लगता है कि कभी पुनर्जीवित हो पाएगी? लोग कहते हैं सनातन इसलिए सनातन है क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं था तब सनातन था, और जब कुछ नहीं रहेगा तभी भी सनातन रहेगा, तो वो पुनर्जीवित तो होगा। जी जी बिल्कुल, ये सही है। बीज रूप में किसी चीज का भी नाश नहीं होता। ये उतार चढ़ाव आते हैं, समय बदलते हैं। मुझे लगता कि आज जिस दिशा में अपना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो सोच और चिंतन आज दिखाई दे रहा है, हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और एक सोच के साथ कि हमारे भारतीय जीवन मूल्य जो सार्वभौमिक है, सबका कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, कौम विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त प्राणी मात्र के लिए। वेदों का जो चिंतन, जो भारत की मूल आत्मा है वेद, उनका चिंतन इतना ऊंचा है जय जी, कल्पना नहीं कर सकते। लोग अक्सर आजकल बहुत एक दूसरे की आलोचना, धर्म, इसकी विवाद में फंस जाते हैं, लेकिन वेदों का चिंतन अनुपम है। वहां ये नहीं लिखा आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी इन बाड़ों में बंट के आपस में एक दूसरे के विरोध में। वहां लिखा मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि ऐ मनुष्य तू सही अर्थों में मानव बन, इंसान बन। कैसा मानव? ऐसा मानव जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अंदर अनुभव कर सके, जो दूसरे के दुख को आंखों से बहाने की योग्यता रखता हो, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक करने का विचार रखता हो। ऐसी सोच जिसमें वो मानव है। और उसके लिए हमारे यहाँ वेदों में लिखा सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि व अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवागना, कि ऐ दुनिया के लोगों, एक कौम के नहीं, विश्व के लोगों, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। वाह। जब गाय बच्चे को जन्म देती तो उस पर मल लिपटा होता है, और गाय उसके मल को चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती है। तुम आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करो। और वेद कहता शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अलग अलग नहीं हो, तुम एक परमात्मा की संतान हो। आपस में मिल करके रहो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। दुनिया की शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए तुम मिल करके चलो, मिलकर बोलो, मिलकर सोचो, एक दूसरे की दवाई बनो, एक दूसरे का सहारा बनो। कैसे बनो? समानी प्रपा सवो न भागा समाने युक्त्रे सव युनज्मि, अर्थात जैसे एक रथ होता है, उसके ऊपर बहुत सारा वजन लाद दिया जाता है। रथ के नीचे कमानियां होती, उसका वजन पहली कमानी पर पड़ता तो दूसरे वाली सहारा देती, उन दो पर पड़ता तो तीसरी सहारा देती है, और तीन पर पड़ता तो चौथी देती है। और वो सारी कमानियां जब एक हो जाती हैं तो रथ पर रखे वजन को गंतव्य स्थल पर पहुंचाने में समर्थ होती। तुम मिल करके रहोगे तो धरती पर सुख बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। ये तनाव, ये आतंकवाद, ये खून खराबा, ये दुराव, ये खत्म होकर के, और इसी विचार ने भारतीय जीवन मूल्य ऐसे स्थापित किए। यही वो विचार था जिसने घोषणा क्या की थी, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना, ये पराया, ये बहुत छोटे लोगों की बात है। सारा विश्व मेरा परिवार बने और मैं विश्व के परिवार का हिस्सा बनूं। ये चिंतन है मानव का, ये चिंतन है इंसान का, और ये चिंतन दिया भारतीय ऋषियों ने, भारत के अध्यात्मवाद ने, भारत के मनीषियों ने। सर जब ये सब बातें सुनते हैं वेदों के बारे में, वैदिक फिलॉसफी के बारे में, तब हमें लगता है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका जवाब वहाँ पे नहीं था।
आज के आधुनिक युग में भी हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, आज के आधुनिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज में भी एक देश को कैसे बर्ताव करना चाहिए, लोगों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का उल्लेख कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में वेदों में किया गया है। सर, अगर हम वैदिक शिक्षा के बारे में बात करें तो संस्कार का बड़ा महत्व है। ये मेरा आखिरी सवाल है शिक्षा को लेकर, फिर मैं प्राकृतिक कृषि पे आऊँगा। तो उसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार का बड़ा ही महत्व था। आज हम शिक्षा ले रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विषयों की शिक्षा ले रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं और आविष्कार भी कर रहे हैं नए नए, लेकिन सर कहीं ना कहीं लगता है कि वो संस्कार वाला जो भाग है वो थोड़ा छूट जा रहा है। तो सर आपका क्या मानना है, उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया, ये सत्य है और ये दिखाई देता है। प्राचीन भारत में क्या था जय जी, गुरुकुल जो थे वो आवासीय होते थे और उनमें जो शिक्षक होता था वो वानप्रस्थ आश्रम में जो व्यक्ति आ गया वो होता था। उस व्यक्ति ने बचपन में 25 वर्ष तक तपस्या पूर्वक अध्ययन करके विद्या से परिपूर्ण हुआ था और अगले 25 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में रह करके कढ़ा हुआ था। वो पढ़ा भी था और कढ़ा भी था। जीवन के थपेड़े खाए हुए थे, उतार चढ़ाव देखे थे, सुख दुख देखे थे। तो इतना अनुभवी गुरु और इतना मैच्योर गुरु उस बालक को मिलता था। वो बालक में अपने पुत्र का रूप देख करके जो कुछ पढ़ा था वो उसको देता था और बालक को ये बताता था, बेटे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। वो भाषण से बालक नहीं सीखता जय जी, बच्चा सीखता देख करके, आचरण से। वो ये देखता है मेरा गुरुजी कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं। ये सब चीजें बालक को बताने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही इन बातों को सीखता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक जगह पर लिखा, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। तो उस समय के गुरु का जीवन ही बालकों का उपदेश देने वाला होता था। तो वो संस्कार स्वाभाविक रूप से मिलते थे। और अब क्या है, हम केवल अक्षर ज्ञान, हम उनको एक नॉलेज बांट रहे, लेकिन मानव की परिपूर्णता और उसका उपयोग और समाज का कल्याणकारी पक्ष आदमी के संस्कार से बनता है। आदमी पढ़ लिख करके महान बनेगा ये संभव नहीं है। ओसामा बिन लादेन पर डिग्री छोटी नहीं थी और इस तरह के बहुत लोग हुए जो बहुत पढ़े लिखे थे। और आज भी जो आतंकवाद है, खून खराबा है, ये जो नेगेटिव सोच है, देशों के युद्ध चल रहे हैं, ये कोई अनपढ़ थोड़ा ही कर रहे हैं। ये संस्कार विहीनता का परिणाम है। यदि हर व्यक्ति अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में अनुभव करे, दूसरे की अपनी में करे, तो इन सब के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ये जो अहिंसावादी दृष्टिकोण, ये भारत के ऋषियों का दृष्टिकोण था। महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत थे जो समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग देते थे। और ये गुरुकुलों में बालकों में संस्कार दिए जाते थे। वो पढ़ते भी थे, ये नहीं कि सारे, सब तरह के विषय थे वहाँ। साइंस का विषय भी था, गणित का विषय भी था, खगोल का विषय था, धार्मिक आध्यात्म का विषय था, सब तरह की विद्याएं देते थे। लेकिन उनका मिशन था कि जब तक मनुष्य में संस्कार नहीं होगा, वो अपनी विद्या को सबके कल्याण के लिए नहीं बांटेगा, तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं होगा। भारत में वो विद्या प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा से दी जाती थी। सर, अब प्राकृतिक कृषि पे आते हैं। सर, आज के माहौल में ऐसा बन गया है कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि ये ऑर्गेनिक है भी या नहीं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शहरों में हम कुछ भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, उसमें से शायद एक भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं या कंप्लीटली प्राकृतिक नहीं है। उसमें पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं।
और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अवेयरनेस भी उतनी नहीं है ऑर्गेनिक फूड आइटम्स को लेके या प्राकृतिक कृषि को लेके। तो सर ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये विषय को उतना क्रेडिट, इतना ड्यू या इतना विजिबिलिटी अभी तक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो प्राकृतिक कृषि क्या है, पहले वो आप हमें समझाइए, और उसकी ज़रूरत कितनी है और क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं पहले, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं, दो विषय है, एक आजकल जो शब्द आपने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि, एक है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है। इस समय भारत में लगभग पिछले 30-40 वर्षों से भारत सरकार, प्रदेश सरकारें जैविक खेती का प्रचार कर रही, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मूलतः ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत की नहीं है। डॉक्टर हार्वर्ड ब्रिटेन से 1946 के आसपास भारत में आए थे अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने इस जैविक खेती का भारत में प्रचार शुरू किया था। लेकिन जब वो पति पत्नी घूमे तो उन्होंने देखा भारत के लोग तो हमसे ज्यादा पहले ही जानते हैं, वो सब वो खाद, गोबर की खाद का प्रयोग करते थे। लेकिन ये जो जैविक खेती है उसका मूल आधार है एक केचुआ, अर्थवर्म, जिसको गुजराती में अळसिया बोलते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं ईंटों से, उसमें गोबर की खाद डालते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कचरा भी डाल देते हैं, और उसमें जो अळसिया, केचुआ प्रयोग किया जाता है वो भारत का नहीं है, वो विदेश का है। वो गोबर ही खाता, वो मिट्टी नहीं खाता। टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता है, डाउन हो जाता तो भी सरवाइव नहीं करता। लेकिन भारत का जो मूल केचुआ है वो गोबर भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, और जमीन में छेद करता है। लेकिन मैं पहले जैविक खेती की बात करता हूं, तो उसमें क्या होता है, उसको, केचुए को उस गोबर में छोड़ देते हैं, उसको खा करके पेट से निकालता है। 2-2.5 महीने में वो ये प्रक्रिया पूरी करता, फिर हम उसको छलनी से छानते हैं, वो केचुआ ऊपर आ जाता है और खाद नीचे आ जाता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट खेतों में डाल करके जो खेती की जाती उसको जैविक खेती बोलते हैं। अब मैंने भी इसको 3 वर्ष तक किया, जैविक खेती को। तो उसमें मैंने क्या पाया, पहले वर्ष तो 5 एकड़ में मैंने किया, कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला। दूसरे वर्ष फिर किया, लगभग 50% मिला। तीसरे बार फिर किया तो लगभग 80% मिला। मेरे दिमाग में बात आई, मैं उन कृषि वैज्ञानिक पे गया जिनसे ट्रेनिंग हमने ली थी, कि जी ये खेती यदि मैं तो कर लूंगा, मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है गुरुकुल में। जिस किसान पे है ही 2-3 एकड़ जमीन, वो इस खेती को करेगा, 3 साल में ना मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरा खर्चा कम हुआ, ना मेरे को उत्पादन पूरा मिला, तो किसान का गुजारा कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा जी जैविक खेती तो यही है। मैंने कहा इसमें उत्पादन क्यों नहीं मिलता? तो उन्होंने मेरे को 2 छोटी-छोटी पुस्तिकाएं दी। वो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा लिखी हुई थी। उसमें क्या लिखा था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती, एक गेहूं और एक चावल। इन दोनों फसलों की प्रति एकड़ भरपूर पैदावार लेनी है, उत्पादन लेना है, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि हम रासायनिक खेती करते हैं तो बाजार में जाओ, यूरिया, डीएपी खरीदो और उसमें 1-1.5 महीने के अंतर से छिड़क दो, 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो गया, उत्पादन भी पूरा हो गया। ये तरीका है। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कैसे होगा? तो वहां साइंटिस्ट ने लिखा था 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमें चाहिए 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी।
तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन मिलेगा, नहीं पड़ेगी तो उत्पादन नहीं होगा। इसलिए जैविक खेती में उत्पादन पूरा नहीं होता। बराबर। तो अब मैं सब किसान भाइयों से भी प्रश्न करता हूं, आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, क्या इस समय भारत देश में जैजी इतना पशुधन है कि हम प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल सकें? नहीं है। नंबर 2, यदि कोई किसान हिम्मत कर ले 300 क्विंटल गोबर की खाद डालने की प्रति एकड़, तो उसके लिए कितना पशुधन चाहिए? 20-30 एकड़ एक, पशु 30। वो बच्चे पालेगा या पशु पालेगा 1 एकड़ में? तो ये व्यवहारिक है ही नहीं। नंबर 4, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी पर्यावरण को खराब करने वाली गैसेज पैदा होंगी, पर्यावरण दूषित होगा, ये इसका नुकसान होगा। अगला, इतनी गोबर की खाद जब खेत में पड़ती तो उसमें निंदामण, खरपतवार, वीड्स इतना पैदा होगा कि किसान सारा दिन लगाने पर उसकी इतनी लेबर लगेगी, उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। तो वहां उस पुस्तिका में साइंटिस्ट ने दूसरी बात लिखी थी, यदि कोई किसान प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकता तो उतना ही 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करने का काम 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट कर देगा, जो केचुए की खाद है ऑर्गेनिक में। तो अब मैं उनसे पूछता हूं कि 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए 30 पशु चाहिए, तो 150 क्विंटल के लिए 15 चाहिए, तो 15 पशु 1 एकड़ में कैसे पालेगा और परिवार कैसे पालेगा? इस संभव कैसे है? तो ये है जैविक खेती। इसी के कारण आज जैविक खेती भारत में कहीं मॉडल नहीं बन पाई, जबकि भारत सरकार, प्रदेश सरकारें अब भी इसको प्रमोट करती हैं। लेकिन अब प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती जैजी शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। इसमें हमारा काम है केवल धरती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाओ, अलसिया बढ़ाओ, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाओ, मित्र कीट बढ़ाओ। हमने डिस्टर्ब नहीं करना प्रकृति को, अपने आप सब काम पूरा करेगी। कैसे? हम जंगल में जाते हैं, हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं, वहां यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? गोबर की खाद कौन डालता है? पानी कौन देता है? जंतुनाशक कौन डालता है? कोई भी नहीं। और जंगल का पेड़ जब फल का समय आता फल से लद जाता है, और जंगल के पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला में लेके जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जो चाहिए सब भरपूर है। वो कहां से आया? जब प्रकृति जंगल के पेड़ पौधे की सारी जरूरत पूर्ति करती तो मेरे खेत की क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम मेरे खेत में काम करे। इसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। ओके। तो सर, बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चाहे पेड़ की हो, चाहे पौधों की हो, या चाहे अर्थवॉर्म्स की हो, बायोडाइवर्सिटी जो नेचुरल फॉर्म में है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी कि आजकल ज़मीन की हेल्थ बिगड़ती जा रही है बिकॉज हम हर चीज़ को टेम्पलेटाइज कर रहे हैं। मतलब हमको एक ही फसल, एकड़ों तक एक ही फसल चाहिए, लेकिन वो ज़मीन को वो डाइवर्सिटी की ज़रूरत है टू रिवाइव। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने बात को। जय जी, प्राकृतिक खेती के यही मूल सिद्धांत हैं। हमारी इस प्राकृतिक खेती के 5 आयाम हैं। इसमें पहले बीज का सिलेक्शन करना, बढ़िया बीज लेना, और बीजामृत हम बनाते हैं, उसमें उसको संस्कारित भिगो के, सुखा के, और उसका जर्मिनेशन बढ़िया होगा, बीमारियों से मुक्त होगा, ये काम। दूसरा, हम घन जीवामृत बनाते हैं, और ये सारे के सारे जो प्रयोग में आते हैं प्राकृतिक खेती में, ये केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय में उपलब्ध है, बाकी में नहीं है। इस पर मैंने बहुत परीक्षण कराए।
यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट लगाए, तो उन्होंने पाया है कि ये ऊंट, गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी, जर्सी गाय, होस्टन गाय सब में देखे, उनमें ये बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु बहुत कम हैं थोड़े हैं। लेकिन जो इंडिजिनस भारत की मूल गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, अंगूल, ऐसी लगभग 45 नस्लें भारत में, सब में एक ही क्वालिटी है। इसके 1 ग्राम गोबर में, देसी गाय के में कम से कम 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम गोबर में। और जो गाय दूध नहीं देती उस समय सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी दूध देने वाली एनर्जी सूक्ष्म जीवाणु बनाने में लग जाती। और गौमूत्र खनिज का भंडार है, उसमें खेत में किसी भी प्रकार के रोग को नष्ट करने की क्षमता है। तो प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते, मूल आधार इसके ये 2 हैं। लेकिन बीज संस्कारित करके हम पहले घन जीवामृत डालते हैं, जीवामृत। इसका भी केवल एक ही कार्य है कि धरती में सूक्ष्म जीवाणु जो रासायनिक खेती ने खत्म कर दिए, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इसने धरती के सभी इन सूक्ष्म जीवाणुओं को मार दिया। उदाहरण के लिए हम कोई अलसिया केचुआ पकड़ के यहाँ रखें, इस पे यूरिया डाल दें तो 2 मिनट में, 1 सेकंड में मरेगा वो। सारी धरती में हम वही डालते हैं। ये तो मजबूत है, दिखता, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखते हैं, उनको ये कैसे छोड़ेगा। इसी का परिणाम है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति 60 के दशक में शुरू की, उस समय भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जंगल की भूमि की तरह 2 से 2.5% था। और उन्होंने उस समय प्रति हेक्टेयर 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। लेकिन हमने अंधाधुंध इतना यूरिया, डीएपी उसी पे निर्भर कर दिया। आज 1 एकड़ में 13 बैग किसान डाल रहे हैं। इतना जहर जब धरती में जाएगा तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु, पोषक तत्व तो नष्ट होंगे। और ये धरती क्योंकि बंजर हो गई, इसलिए खाद भी बढ़ रहा है। हर साल खाद बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, डीएपी बढ़ाना पड़ता है और उत्पादन घट रहा है। तो अब ये गंभीर चुनौती बन चुकी है। जय जी, इसमें एक बहुत समझने की बात है कि सूक्ष्म जीवाणु के बिना यूरिया, डीएपी भी पौधे का भोजन नहीं बनाते। यूरिया, डीएपी को ऐसे सूक्ष्म जीवाणु धरती में जो खा के पौधे के भोजन के रूप में बदलते हैं, अब वो खत्म हो रहे हैं, वो न के बराबर हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। पिछले दिनों, कई वर्ष पहले, जब मैं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा तो कई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरा बड़ा विरोध करने लगे, देश भूखा मर जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो इसको जैविक खेती समझे बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं था रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है। तो जब मैं प्राकृतिक खेती कर रहा था तो मेरे खेत की रंगत बदल गई। मेरी जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 था, आज वही ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 पे चला गया। इतनी उपजाऊ मेरी भूमि बन गई। तो उन लोगों को लगा ये क्या है जो इनका उत्पादन बढ़ रहा है। तो एक दिन हमारे डॉक्टर बलजीत सारन हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट। दूसरे हैं पद्मश्री डॉक्टर हरिओम जी, उनको पद्मश्री भारत सरकार ने पीछे दिया प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में। और उन दिनों वो इस खेती के विरोधी थे, वो रासायनिक साइंटिस्ट थे। जब मैं खेती करने लगा तो मेरे बारे में बोलते थे इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन लोगों ने जब मेरे खेत देखे तो वो बड़े व्यवहारिक आदमी थे, मैं उनको नमन करता हूं कि वो जिद्दी नहीं बने और उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, जय जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपने मित्र 6-7 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लिए और उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले की 5 तालुका तहसील की मिट्टी के सैंपल लिए, किसानों की भूमि के।
तो उन्होंने 5 सैंपल लेकर के उस सारी मिट्टी को ऐसे मिलाया, लैब में टेस्ट किया, तो उस मिट्टी में 1 ग्राम में 30,05,000 सूक्ष्म जीवाणु मिले। 30,05,000 1 ग्राम में। फिर वो मेरे खेत में आए, मेरे प्राकृतिक खेत की मिट्टी ली उन्होंने 4-5 जगह से, और वो मिला के वो टेस्ट की, उसमें पाए 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम में। वहीं वो बदल गए। उसी दिन उन्होंने कहा ये तो कमाल है, यही तो धरती का जीवन है, यही तो ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार बनाते हैं। उस दिन से वो साइंटिस्ट हमारे मित्र बन गए और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उन्होंने जो मेहनत की है, हमारा सिलेबस बनाया, अब सब जगह प्रचार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उन्होंने देखा भारत का भविष्य प्राकृतिक खेती में। सर मुझे जिज्ञासा हो रही है, एक अध्यापक के तौर पे सर आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके पास बहुत सारे विषय ऐसे थे और आपको अलग अलग विषयों का नॉलेज भी है, आपके पास वो रीच भी थी, फिर आपने प्राकृतिक कृषि को क्यों चुना कि मैं प्राकृतिक कृषि को प्रवर्तित करूंगा या प्रचार उसका मैं प्रचार करूंगा? आपने पुस्तक भी लिखा है और आप बड़ी अग्रेसिवली प्राकृतिक कृषि के बारे में बात करते हो, और अभी वो एक मुहिम बन गई है, जैसे आंदोलन बन गया, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लाखों किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर प्राकृतिक कृषि क्यों चुना? आपके पास तो बहुत सारे और विषय थे। उसका कारण एक हुआ जय जी, मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य रहा 35 वर्ष। वहां मेरे पास 1,500 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 19-20 प्रांतों के, और वो पूरा आवासीय रेजिडेंशियल है। तो एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ, मैं भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही डाल के खेती करता था। हमारा 200 एकड़ का फार्म है गुरुकुल का। तो एक दिन धान के खेत में आजकल एक किसान, हमारा जो खेती कर्मचारी था, वो स्प्रे कर रहा था कीटनाशक का, तो वो स्प्रे उसके मगज में चढ़ गया, वो बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। उसके दूसरे साथी ने मैं सूचना दी, हम उठा के लाए, हॉस्पिटल में 2-3 दिन रखा, उसकी जान तो बचा गई। लेकिन उस प्रकार की घटनाएं अखबार में मैंने बहुत पढ़ी थी। भारत में सैकड़ों किसान दवाई छिड़कते हुए इस प्रकार की स्थिति होने पर मर जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, इस बेचारे किसान जो हमारा कर्मचारी था खेती का, इसने उस पेस्टिसाइड को ना खाया ना पिया, केवल गंध मात्र से मर जाता, हम नहीं संभालते। और मैं ये दवाई इन बच्चों को जो माँ बाप ने मुझे सौंपे हैं, इनके गेहूं में, चावल में, साग भाजी में, सब में सीधा डलवा कर इन बच्चों को खिलाता हूं। ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। मैं भारत के इस भविष्य को जहर नहीं खिलाऊंगा। उससे मैं प्रेरणा लेकर मैं निर्णय लिया, मैं अब ये जहर वाली खेती नहीं करूंगा। ये मेरी घटना थी जिसने मेरे को, फिर मैंने वो जैविक खेती की जिसकी चर्चा की, उसमें उत्पादन ही नहीं मिला, न मेरी मेहनत कम हुई ना मेरा उत्पादन बढ़ा। तो मैंने उसको छोड़ा। और ये प्राकृतिक खेती जब मैंने की तो पहले वर्ष इतना अनुभव नहीं था, फिर भी 80% डायरेक्ट मेरे को लाभ हुआ। दूसरे वर्ष में 8 पार चला गया। तीसरे वर्ष में रासायनिक से भी ज्यादा पैदावार लेता हूं अब। तो प्राकृतिक खेती, शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, इसमें हम जो जय जी जीवामृत बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। वो क्या है? देसी जो गाय है, जो स्वस्थ गाय है, वो 8-10 किलो गोबर, 8-10 किलो गोमूत्र 24 घंटे में देती है। हम एक ड्रम ले लेते हैं 200 लीटर का, कबाड़ी से मिल जाता 500-400 रुपए में, कोई भी किसान ले सकता है। जहां पशु बांधता किसान, वहां छाए में उसको रख लेते हैं, और 24 घंटे में गाय जो 8-10 किलो गोबर दे, 8-10 किलो गोमूत्र, कोई ऊपर नीचे हो जाए कोई खतरा नहीं, वो ड्रम में डाल दो। अब 1.5 से 2 किलो उसमें कोई भी गुड़ डाल दो, पुराना नया कैसा भी हो, और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन डाल दो, और 2 मुट्ठी मिट्टी किसी बड़े पेड़ के नीचे की डालो। खेत की क्यों नहीं?
क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं, सब मार दिए रासायनिक खेती ने। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं डाला किसी ने, वहां सूक्ष्म जीवाणु का भंडार, इसलिए वो मिट्टी लेनी। अब ये सब चीज डल गई, लकड़ी का एक डंडा लें क्लॉकवाइज, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5-6 दिन इसको घोलना है। इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु कितनी गति से बढ़ते हैं जो इस खेती को जीवन देंगे। उदाहरण के लिए, जब गाय के, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, तो 10 किलो में कितने होंगे? 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को हमने खाने के लिए दाल का बेसन, प्रोटीन दे दिया तो स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। गुड़ दे दिया तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मिट्टी डाली उसमें सूक्ष्म जीवाणु, तो उसमें गुजराती में मेलवन, जामुन, जा कल्चर बनेगा, तो उनकी संख्या बढ़नी शुरू होगी। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बलजीत सारन, यूनिवर्सिटी सार में, उसने रिसर्च किया कि इस ड्रम में जब ये सारी चीजों का घोल होता है तो हर 20 मिनट में ये सूक्ष्म जीवाणु डबल होते हैं। अच्छा, यानी कि 30 लाख करोड़, 20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़, अगले 30 मिनट के बाद 120 लाख करोड़, और ये 72 घंटे तक इसी तरह बढ़ते जाएंगे और फिर ये रुक जाएंगे, फिर ये मरने शुरू होंगे। तो किसान को अगले 72 घंटे में स्प्रिंकल, ड्रिप या खेत में पानी के द्वारा इसको 1 एकड़ में भेजना है। अब इसमें जय जी इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु, उनमें जाके फिर कल्चर बनता है, मेलवन बनता है, जामुन लगता है। इनकी इतनी संख्या होगी कि वो गिनती नहीं हो सकती। इनमें सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, एक तरह के नहीं, अलग अलग उनके काम होते हैं धरती मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। इनमें ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में 78.5% जो नाइट्रोजन है उसको ये खींचते हैं, उनसे भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। कहते हैं ना, नाइट्रोजन कहां से पूरा होगा, फास्फोरस, जिंक, पोटास कहां से होगा? प्राकृतिक खेती में ऐसे पूरा होगा। नंबर 2, जब ये घोल खेत में जाएगा तो यूरिया डीएपी से डरता हुआ जो अलसिया, केचुआ धरती में समाधि लिए बैठा है, मार दिए सारे, कुछ बचे, लेकिन उनका भोजन जब मिलेगा तो उसकी गंध पाके धरती फोड़ के ऊपर आएगा और वो अपना परिवार बढ़ाना शुरू करेगा। और एक अलसिया अपनी जिंदगी में 50 से 60 हजार बच्चे देता है, इतनी गति से परिवार बढ़ाता है। और जय जी इसका क्या काम है? देखो, धरती में ये यूं छेद करता है, दूसरे से आता है, इससे जाता है, इससे आता है, 8-10 फीट तक धरती में जो ये छिद्र करता है, शरीर से पसीना छोड़ता है, उसको वर्मी वॉश बोलते हैं, उससे उस छिद्र की लिपाई करता है। अच्छा, वो जल्दी बंद नहीं होता। 8-10 फीट तक धरती में ऑक्सीजन जाएगा तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। एक दूसरा, जब उस मिट्टी को, खेत की को खाएगा तो वो मिट्टी पेट से निकालता है, तो उस खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। अच्छा, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये अलसिया, केचुआ मरता है तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्व सारे ही पूरे करता है, क्योंकि इसका शरीर भी तो हम जैसा ही है। इसमें फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ इसके शरीर में। और ऐसे केचुआ मेरे अपने खेत में इस समय 15-20 लाख अलसिया केचुआ 1 एकड़ में काम करता है, इतने छिद्र बनाता है। और मेरे खेत में कितना भी वर्षा हो जाए, 24 घंटे में इन छिद्रों के द्वारा सारा पानी धरती के पेट में चला जाता। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। प्राकृतिक खेती में धरती पे बाढ़ आएगी नहीं। जब सारे देश में प्राकृतिक होगी और सब जगह केचुए ने इतने छिद्र बनाए हैं तो पानी तो धरती में चला जाएगा। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमने पंपों से धरती का पानी निकाल लिया,
वर्षा जल धरती पी नहीं रही। यूरिया डीएपी ने धरती के नीचे इतनी बड़ी मोटी लेयर बना दी सीमेंटेड पत्थर की। आज धरती पानी नहीं पीती। और ये केचुआ जो उस लेयर को तोड़ता है, और ये पानी जो था, बाढ़ जो आ रही है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये धरती नहीं पी रही, और आने वाली जनरेशन को यही रासायनिक खेती चलती रही तो मेरे को खतरा कि पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, खेती तो दूर की बात है। तो ये प्राकृतिक खेती में ये अलसिया ये अपने आप पैदा होता है। सूक्ष्म जीवाणु इतने हैं, तरह तरह के हैं कि वो धरती के पोषक तत्व पूरे करते हैं। और जय जी, दूसरी बात, परमात्मा पूर्ण, उसकी सृष्टि भी पूर्ण, मनुष्य अपूर्ण, इसका काम भी अपूर्ण। उदाहरण के लिए धरती में सब कुछ है। पौधे का भोजन परमात्मा ने धरती में सब कुछ दिया है। धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि पोषक तत्व पड़े हैं, लेकिन वो जड़वत हैं, गांठ बना के पड़े। अपने आप वो पौधे का भोजन नहीं बनते। उन तत्वों को तोड़ के खा के भोजन बनाने का काम ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, जो गौ माता के पेट से हमने बढ़ाए हैं। राइट। हमारा काम है सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाना। तो वो क्या करते हैं, इसको तोड़ के पौधे का भोजन बनाते हैं। उदाहरण बहुत मोटा मैं लोगों को देता हूं। हमारे घर में किचन है, रसोड़ा है, रसोई, उसमें भोजन बनाने का सारा सामान रखा है। उसमें चावल है, आटा है, दाल है, घी तेल है, नमक है, हल्दी है, गैस है, सब कुछ है। लेकिन यदि भोजन बनाने वाला कुक, माता, बहन, बेटी ना हो तो क्या भोजन अपने आप बन जाएगा? सामान तो सारा है, राइट। लेकिन बनाने वाला ना हो। बिल्कुल वही स्थिति धरती में है। इस धरती में सारा पौधे का भोजन बनाने का सामान प्रकृति ने दिया है, लेकिन उससे भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, ये कुक हैं, ये रसोइये हैं। यदि जितने ज्यादा होंगे ये उतना पौधे का भोजन ज्यादा बनेंगे, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन रासायनिक खेती ने कुक ही मार दिया, रोटी बनाने वाला ही मार दिया। तो बताओ फिर कैसे बनेगा? इसीलिए मैं समस्त विश्व के साइंटिस्ट को बोलता हूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को, कोई साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे कि यूरिया, डीएपी, जंतु नाशक से धरती की गुणवत्ता बढ़ती है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम उसे गुरु स्वीकार करेंगे। और मैं पूरे गारंटी के साथ घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक खेती में पहले ही वर्ष ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता, पहले ही वर्ष। अब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो उत्पादन घटेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। ये जो चर्चा ये लोग करते हैं कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो देश भूखा मर जाएगा, इसमें उत्पादन नहीं होगा। भाई, जैविक खेती का वो कारण है, वो हम मानते हैं, उसमें उत्पादन नहीं मिलता। लेकिन प्राकृतिक खेती गुजरात में 8-9 लाख किसान करते हैं, मैं स्वयं करता हूं। देश के अलग भूभाग में लाखों किसान करते हैं। आज तक कोई किसान ये नहीं कहता कि हमारा उत्पादन घटा है। 5 आयाम पूरे करें तो उत्पादन पहले ही साल पूरा मिलता है। उसमें समय पर जीवामृत डालें, घन जीवामृत डालें, आच्छादन करें, और बहु फसल जो आपने कहा मल्टी क्रॉप, एक से डाइवर्सिटी, अनेक फसलों को करें। ये हमारा मूल सिद्धांत है। एक दूसरा पौधा दूसरे की मदद करता है। एक दलहन के साथ दुई दलहन को बोना। जैसे आपने गेहूं लगाया तो उसके बीच में चना बो दो, उसमें नाइट्रोजन देगा, एक दूसरे की हेल्प करेगा। गन्ना लगाया, उसमें मूंग बो दो, उड़द बो दो, चना लगा दो, उसको नाइट्रोजन देगा और उसको भी बढ़ाएगा, खुद भी बढ़ेगा। ऐसा हम प्राकृतिक खेती में सिद्धांत अपनाते हैं, और इसमें उत्पादन घटने का सवाल ही नहीं। जय जी, मैं प्रति महीना राजभवन में पूरे प्रदेश के हमारे जो एग्रीकल्चर के विभाग के अधिकारी हैं,
हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनके वाइस चांसलर्स हैं, वो सब हमारी बैठक में आते हैं और हम पूरे महीना का आकलन करते हैं, कहाँ पहुंचे, कहाँ जाना है, हर महीना होती। तो यहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को मैंने निवेदन किया, भाई आप इस पे रिसर्च करो, खुल के करो, रासायनिक पे करो, जैविक खेती पे करो, प्राकृतिक पे करो। उन्होंने तीनों मॉडल बनाए हुए। पिछले महीना 3 साल की रिपोर्ट्स हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दे दी, वो मेरे पास है, आपको चाहेंगे तो मैं दूंगा। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, जितना रासायनिक खेती में होता उससे कम उत्पादन प्राकृतिक खेती में नहीं होता। तो बताओ देश कैसे भूखा मरेगा। सर, प्राकृतिक कृषि के इतने सारे फायदे हैं और भारत कृषि प्रधान देश है, तो अभी कितना प्रतिशत भारत की कृषि प्राकृतिक कृषि से हो रही है और कितना रासायनिक हो रही है? जय जी, ये सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है और प्रदेश में और देश में अनेक किसानों ने जो किया, जो रिसर्च उभर करके आई, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया कि इसके बिना आने वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में एक मोटी चर्चा है, आज से पहले 60 के दशक से पहले विश्व में कहीं भी रासायनिक खेती नहीं थी। दुनिया को बने तो लाखों हजारों साल बन गए, तब भी दुनिया चल रही थी और लोग स्वस्थ थे, निरोग थे। उल्टा आज से 40-50 साल पहले कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई किडनी बदलवानी नहीं पड़ती थी, कोई पेनक्रियाज फेल नहीं होता था। आज अस्पताल भरे पड़े। इसका कारण ही हमारा ये दूषित खान पान। हर आदमी के अंदर स्लो पॉइजन जा रहा। मैं कल ही अखबार आप पढ़ें, फ्रंट पेज पे एक पत्रिका में पढ़ रहा था, कर्नाटक में एक परिवार के लोगों ने रात को चने खाए, सो गए, 3 की डेथ हो गई एक ही रात, चने खा के। कल की बात अखबार। तो उसमें पाया पेस्टिसाइड था, जो टेस्ट किया बाद में। अभी दैनिक भास्कर अखबार ने 4-5 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा लेख दिया, उसमें 105 माताओं के दूध के सैंपल लिए जो बच्चों को देती हैं, सभी में पेस्टिसाइड पाए, सभी में यूरिया मिला। जिस गाय भैंस का दूध पीते उसमें भी यूरिया मिला। और एक डॉक्टर ममता शर्मा है, जिन्होंने आज से 4-5 महीना पहले एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिसर्च की। उन्होंने 30 ऐसे बच्चे लिए जो 1 महीना में ही पैदा हुए थे, सबके ब्लड सैंपल लिए, टेस्ट किया, सभी में पेस्टिसाइड। वो माँ जो दूध पीती थी उस गाय भैंस में भी पेस्टिसाइड। तो इससे क्या सिद्ध है कि हम इधर ध्यान नहीं देंगे तो ये अस्पताल जो भर रहे हैं और भरेंगे। छोटे छोटे बच्चे, कोई सोच सकता है 18 साल के बच्चे का हार्ट अटैक होगा? आज 18 से 24 साल के हजारों बच्चे देश में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कोई जानता था किडनी फेल कैसे होती है? आज सब किडनियां बदलवा रहे हैं, कैंसर घर घर में हो गया। ये जो स्लो पॉइजन आहार में हम ले रहे, इसका दुष्परिणाम। और ये रासायनिक खेती के एक दुष्परिणाम नहीं है। मैं बता दूं, जब यूरिया डीएपी छिड़कता ना खेत में किसान, तो इसमें नाइट्रोजन है प्रमुख तत्व। वो नाइट्रोजन जब आकाश की ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। और हम देश में लाखों टन यूरिया एक साल में बरसाते हैं। कितनी भयंकर गैस हम देश दुनिया के लोगों को दे रहे हैं। इसी का परिणाम है हवा लेने की बची नहीं। ये पानी की बोतल 20 साल पहले कौन लिए फिरता था? सब कहीं भी पानी पीते थे। पानी दूषित कर दिया। कोई साग भाजी, जैसा शुरू में आपने कहा,
एक भी ऐसी नहीं, आप उसको टेस्ट कराएंगे तो उसमें जहर का अंश ना हो। अभी पिछले दिनों जय जी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल में, एक तेलंगाना में, वहां के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, जो आईसीआर के, उन्होंने एक रिसर्च किया केवल गेहूं और चावल पे, क्योंकि भारत में यही दो अनाज खाए जाते हैं। तो उनकी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। उसमें उन्होंने बताया कि गेहूं और अनाज में 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है, 45%। और ये खेती यूं ही चलती रही 20-30 साल तक तो ये भी नहीं बचेंगे। और उसमें परिणाम आर्सेनिक, ऐसे ऐसे जहर के नाम गिनाए जो भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। लोग खा करके मोटे तो हो रहे हैं लेकिन शरीर में कुछ नहीं। ये सब कुछ मोटे हर कुपोषण का शिकार है। ये कारण, ये जो भोजन है उसमें तत्व नहीं, क्योंकि जमीन में ही जब नहीं बचा कुछ तो खाने में कैसे आएगा। ये जबरदस्ती बलात् पैदा किया जा रहा भूमि से, कृत्रिम ढंग से। तो ये बड़ी घातक है कुल मिला के, जो मैं अनुभव करता हूँ। आपने एक सवाल किया, वो ध्यान से उतर गया, दोबारा पूछेंगे तो अच्छा। मतलब भारत जो कृषि प्रधान देश है सर, आपकी बातें सुन के लगता है कि रासायनिक खेती कल ही बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं, क्योंकि वो जमीन में जहर डाल रहे हैं, वो अनाज में आ रहा है और हम वो वही खा रहे हैं। तो सर ये सुन के तो लगता है कि रासायनिक खेती बंद ही हो जानी चाहिए और पूरे देश को प्राकृतिक खेती अपना लेना चाहिए। लेकिन अभी जो खेती हो रही है भारत में, उसमें से कितनी प्राकृतिक खेती और कितनी रासायनिक, और इतनी ज्यादा रासायनिक खेती क्यों होती है? हाँ, देखिए उसका कारण क्या है। प्राकृतिक खेती तो न के बराबर है अभी। जैसे गुजरात में ही हमारी प्रदेश सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का प्रयास और प्रदेश सरकार का प्रयास है, मैं लगा हुआ हूँ, तो यहाँ 8-9 लाख किसान इससे जुड़े हैं। और मैं सारे प्रांतों में कई कई बार गया हूँ, वहां एक प्रेरणा दी है। अब लोगों में जागृति आई है। अब प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया, तो अब ये काम बढ़ेगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन इसमें भी ये तभी बढ़ पाएगा जब हमारे कृषि विभाग के लोग, जिनकी जिम्मेदारी, वो ईमानदारी से इसमें काम करें। ट्रेनिंग ठीक चले, कार्यक्रम ठीक हो, तब चलेगा। ये कुल मिला के पूरे देश में 10-20 लाख किसान को छोड़ के बाकी सब रासायनिक करते हैं। ये स्थिति वर्तमान में। सर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आसान है, रासायनिक खेती के जो प्रोडक्ट्स है वो आसानी से मिल जाते हैं, उसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है। और 1960 से, आपने बोला 60 के दशक से ये थोड़ा प्रचलित हुआ रासायनिक खेती, तो अभी वो मेन स्ट्रीम बन गया है कि यही है और यही करना है। तो प्राकृतिक कृषि की बातें लोगों तक नहीं पहुंची, अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंची, उसकी शिक्षा लोगों तक शायद नहीं पहुंची, इसलिए लोग नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों का विश्वास नहीं है उस पर। क्या रीजन हो सकता है? इसमें बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि भारत सरकार ने 30-35 साल से जो जैविक खेती का प्रचार किया और वो असफल रही, लोगों के लिए लोकप्रिय नहीं बनी। अब वो इस प्राकृतिक खेती को भी जैविक माने बैठे हैं। जब तक उनका ये क्लियर नहीं होगा भाई जैविक खेती शुद्ध, मतलब उत्पादन उसमें नहीं मिलता, प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणु खेती, इसमें लागत ही कुछ नहीं है। इसमें तो घर में गाय की जरूरत है, बाजार से कोई इनपुट्स की जरूरत नहीं। गुड़ किसान पैदा करता, दाल का बेसन किसान पैदा करता, मिट्टी घर की, गाय घर की, गांव का पैसा गांव में, शहर का भी पैसा गांव में। किसान खुशहाल इससे बनेगा और जहर मुक्त धरती बनेगी, पर्यावरण बनेगा, पानी बनेगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। ये तो कल्याणकारी है। इसके प्रचार की जरूरत है। यदि हम सब मिलकर के ये अनुभव करें कि हमारे भावी पीढ़ी का स्वास्थ्य खराब है, हम बीमार हैं, पर्यावरण दूषित है, और इस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूं अब इससे जागृति पूरे देश में बढ़ेगी और लोगों में भी अवेयरनेस आई है। उपभोक्ता भी चाहता कि मेरे को शुद्ध प्राकृतिक मिले, उसको गारंटी ये हो कि ये शुद्ध है, तो कुछ भी देने को तैयार है। ऐसा मैं मानता हूँ। सर जो किसान भाई अगर ये देख रहे हैं, वो अपने खेत में रासायनिक खेती कर रहे हैं सालों से, और जमीन की जो उपजाऊ
कैपेसिटी है वो उतनी अभी नहीं रही, वो सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे प्राकृतिक कृषि करनी, प्राकृतिक खेती करनी हो तो रोड मैप क्या हो सकता है? मतलब ये सुन के तो ऐसा लगता है कि जो रासायनिक खेती से जमीन की उपजाऊ जो कैपेबिलिटी है वो हमने मिटा दी है। हाँ, बिल्कुल। सब चीज जबरदस्ती हो रही है जमीन में, तो वहां से प्राकृतिक कृषि में जाने का रोड मैप और उत्पादन बढ़ने का रोड मैप कैसे कोई डिसाइड करेगा? बहुत अच्छा। इसमें जय जी, अब जैसे गुजरात में हमने पूरे प्रदेश के हर गांव को 3-3 गांव के क्लस्टर में बांट दिया, और वहां पर एक पुरुष किसान, एक महिला कृषि सखी, उनको 3 गांव सौंप दिए, और उनको हमने मास्टर ट्रेनर बना, ट्रेनिंग दे के प्राकृतिक खेती की। और प्रत्येक भारत के जिला में आत्मा और कृषि विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत का कृषि विभाग मंत्रालय भी इस काम को करता है। तो अब पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा रही है। जो किसान भाई मुझे सुन रहे हैं वो अपने तालुका तहसील में, जिला स्तर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विभाग है, उनसे जरूर संपर्क करें और प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग ले लें। वो ट्रेनिंग लंबी नहीं है, कुल 1-2 दिन की है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। ये तो बेहद सरल काम है, किसान के लिए कुछ भी नहीं, कुल 2 दिन में वो सीखेगा। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन, आप पूरे खेत में एकदम मत करें, आप केवल उतना शुरू कर दें जो आपके घर के अपने बच्चों के लिए जरूरी, और उसमें करें ईमानदारी से 5 आयाम: बीजामृत, घनजीवामृत, जीवामृत, आच्छादन, और उसके बाद बहु फसल एकदम लगाना, मल्टी क्रॉप। ये 5 नियम पूरे करें, उनको पता लगेगा पहले ही साल उनके घर में खुशी आएगी, खर्चा है नहीं, सबका स्वास्थ्य जाए बचेगा, डॉक्टरों पे जो पैसा जाता वो भी बचेगा, सब स्वस्थ हो बनेंगे। जब उनके उस भूमि में उनको सफलता मिलेगी तो बाकी में भी शुरू हो जाएगी। और फिर किसान धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, और अपने साथी जो संगी हैं, मित्र हैं, उनको संपर्क में लें, उनको बताएं भाई मैं जहर मुक्त खेती करता हूं, मेरा उत्पादन आप ले सकते हैं। घर में लेने वाले आएंगे। गुजरात में लाखों किसान करते हैं जय जी, आज तक एक किसान मेरे पास नहीं आया कि मेरा उत्पादन बिक नहीं रहा। आज वो सब घरों से लोग ले जाते हैं, इतना अच्छा लोगों ने महसूस किया, और अच्छे रेट पर भी ले जाते हैं। सर, एक मान्यता ऐसी भी है लोगों को, और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था तो कहीं पे लिखा था कि जब प्राकृतिक कृषि कोई करता है तो पहले साल थोड़ा उत्पादन कम मिलता है, और दूसरे तीसरे साल के बाद फिर वो रासायनिक खेती से भी ज़्यादा होता है, लेकिन पहले साल थोड़ा कम मिलता है। तो शायद इसी की वजह से लोग डर रहे हैं वो इनिशिएटिव लेने के लिए। दूसरी बात, एक ये भी मान्यता है कि जब ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक जब हम खेती करते हैं तो उसका जो उत्पादन है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ये मान्यता है लोगों की, तो उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही है। देखिए, मैं अपने यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लगभग 200 एकड़ में अपनी खेती करता हूँ। मैं चावल भी करता हूँ, गन्ना भी, साग भाजी भी, फल भी, सब तरह की खेती करता हूँ। तो मेरा उत्पादन कम नहीं होता, और जिनका पहले साल कम होगा वो क्यों होगा उसको भी किसान को समझना चाहिए। वो इसलिए है कि आप जिस धरती को उपजाऊ माने बैठे वो उपजाऊ नहीं है, वो बंजर हो चुकी है। आप उसको मिट्टी को लेके लैब में जांच कराइए, उस सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.24 से के लगभग है। जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 के नीचे, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। अच्छा, ये तो हम जबरदस्ती यूरिया डीएपी डाल के ले रहे हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु मर गए, अळसिया केचुआ मर गया। हमने उसको धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ बनाना है, नहीं बनाएंगे तो पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। एक साल आप उसमें थोड़ा सा अनुभव एक कर सकते हैं कि जैसे घन जीवामृत है, आप प्रति एकड़ 1.5 से 2 टन डालें, बाद में 2 क्विंटल से ही काम चलेगा। 3-4 साल के बाद 1 एकड़ में 2 ही क्विंटल घन जीवामृत पड़ेगा, लेकिन अब आप 1.5-2 टन डाल दें। क्यों? क्योंकि हमने सूक्ष्म जीवाणु एकदम बढ़ेंगे।
अलसिया एकदम के बढ़ेगा, और उनके बढ़ते ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। हर पानी के साथ जीवामृत दें, 1 महीने में जीवामृत का स्प्रे करें, और वही मल्टी क्रॉप एकदम बहुफसल, और धरती को ढक के रखें, आच्छादन। इसमें भी एक साइंस है जय जी, हम धरती को ओपन नहीं छोड़ते। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, जब धरती का तापमान 35 डिग्री होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ के आकाश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग पहुंचाता है और धरती बंजर बनती है। जंगल में धरती को कौन जुताई करता है? इसीलिए वहां पर ये सारा नियम प्राकृतिक है। तो इसमें जुताई भी बचेगी, पेट्रोल डीजल नहीं जलेगा, पर्यावरण भी बचेगा, लागत भी बचेगी। जमीन को छेड़छाड़ नहीं करनी, ज्यादातर जमीन को रखिए, उसी में फसल बोते जाइए। थोड़ा बहुत खरपतवार निकालो, उसी में डाल दो, वो भी खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अद्भुत सिस्टम है। प्रकृति का काम प्रकृति करेगी। से प्रकृति को जोड़ना हमें करने देना है हमने बस। छेड़ने नहीं, हाँ, उसमें व्यवधान नहीं डालना। राइट, तो ये अद्भुत है, और किसान थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, इसकी समझ आएगी तो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। राइट। ग्रेट सर, बहुत कुछ सीखने को मिला प्राकृतिक कृषि के बारे में। सर, जैसे मैंने बताया कि ये सुन के तो ऐसा लगता है कि रासायनिक खेती कल ही बंद हो जानी चाहिए। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि जो भी ये सुन रहे हैं और जो यंगस्टर सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहा है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि ये मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाए। आपके सगे वालों में, आपके परिवार में, आपके गाँव में, जहाँ पे भी आप किसी को भी बात कर सको, उनको बोलो कि ये पॉडकास्ट देखे और समझे कि प्राकृतिक कृषि है क्या और हमें ज़रूरत क्यों है। और सर, जैसा आपने बताया कि अगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमें जमीन बचानी है तो उसके लिए 1 साल थोड़ा कम उत्पादन बहुत छोटा मूल्य है। हाँ, कुछ भी नहीं देने के लिए। सही बात है। देखिए जय जी, आने वाली पीढ़ियों को पानी बचेगा, हवा बचेगी, धरती माँ दोबारा उपजाऊ बन जाएगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, देश का अरबों खरबों रुपए अस्पतालों में खर्च होता है, समय बर्बाद और कष्ट शरीर को मिलता है। भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए विदेश भेजती है हर वर्ष, बदले में यूरिया डीएपी खरीदती है। लोग इसको जमीन में डाल के जमीन जहरीला करते हैं। भारत का इतना बड़ा पैसा बचेगा तो देश के विकास में लगेगा, लोगों के कल्याण में लगेगा, लोग स्वस्थ निरोग होंगे। तो ये खेती आज जरूरत बन चुकी है। इस दिशा में हम मिल करके प्रयास करेंगे तो ये मैं मानता हूं ईश्वरीय कार्य है, पुण्य का कार्य है, ईश्वर भक्ति भी है ये। क्योंकि ईश्वर भक्ति हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, ईश्वर की भगवान की व्यवस्था में सहयोग करना ही भगवान की पूजा है। और हम भगवान के नियमों का तो उल्लंघन करें, वहां पूजा करें तो भगवान कैसे सुनेंगे? पानी दूषित कर दिया, पहाड़ दूषित कर दिए, समुद्र खराब कर दिए, झीलें खराब कर दी, धरती को बंजर बना दिया, दूषित कर दिया। तो ये तो नहीं करना चाहिए। सर, वेदों में कहा गया है कि मतलब नदियों को माता का, हाँ, बिल्कुल, मतलब माता का सम्मान दिया जाता है और पेड़ों को भगवान का हाँ, सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल, ये जीवन देते हैं, इनके बिना जिंदगी नहीं। माता भूमि पुत्रो अहम प्रथव्या, ये माता भूमि है, हम इसके पुत्र हैं। हमारी माँ तो 10 महीना दूध पिलाती है। ये धरती तो माँ को भी खिलाती और हमें भी खिलाती, जब तक है तब तक देती है। तो ये तो माँ है। और गाय को भी माँ इसलिए कहा, वो आजीवन दूध देती है, घास फूस खाती है, उसका गोबर गोमूत्र दूध अमृत है तीनों। गोमूत्र गोबर धरती के लिए और दूध A2 दूध मनुष्य के लिए। ये जरूर इसका हमने पालन करना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल, आपको गुजरात में 6 साल हो गए, ये एक रिकॉर्ड भी है, ये गुजरात में किसी राज्यपाल का सबसे बड़ा टेन्योर आपका ही है। सर, आप गुजरात को कैसे देखते हैं? आप गुजरात से कैसे जुड़े हुए हैं और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गुजरात के लोग बहुत सरल, मेहनती और धार्मिक हैं। उसका परिणाम मैंने क्या अनुभव किया, यहाँ के बच्चों में जो संस्कार है अपेक्षाकृत वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा इसका कारण जो मैंने अनुभव किया व्यक्तिगत, वो यहाँ शराब का प्रचलन ना होना, होपन।
इसके ना होने से यहाँ बहन बेटियां रात तक घूमती हैं, अपराध बहुत कम होते हैं और लोग क्रिएटिव हैं, अपने काम से जुड़े हुए हैं और यहाँ का व्यक्ति कोऑपरेटिव है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसान भी एक दूसरे की मदद करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं। यहाँ आज भी मैंने संयुक्त परिवार व्यवस्था देखी है, जो आज देश में सब टूट गई है। जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है, ये हमारे देश की सांस्कृतिक मूल्यों की बहुत बड़ी धरोहर है। इससे आने वाले जो बच्चे हैं बहुत सीखते हैं और वो मिलजुल करके रहने का भाव पैदा होता। तो मैंने यहाँ बड़े बड़े परिवार, एक चूल्हे पर भोजन बनता देखा। आज के युग में ऐसा गुजरात है, समृद्ध प्रदेश है, मेहनत करते हैं, संस्कारवान लोग हैं और यहाँ कुछ धार्मिक जो संस्थान है उनमें भी बड़ा भाव है कि वो आने वाली पीढ़ियों में निर्व्यसनी वो रहें, ऐसा बहुत प्रचार करते हैं। तो कुल मिला के भारत में गुजरात बहुत पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों वाला प्रदेश, आध्यात्मिक और धार्मिक विचारधारा प्रदेश, ये सब भारत का जो प्राचीन स्वरूप आज भी देखने को जो मिलता तो गुजरात में देखने को मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने बताया, मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी, दर्शकों को भी शायद नहीं पता होगी, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। सर बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये समय हमारे साथ बिताया और इतने ओपनली, इतने आराम से, बहुत ही सहजता से आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें सब सिखाया। थैंक यू सो मच। जय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी टीम ने इतना अच्छा समय निकाला और एक ऐसा विषय जो सबके कल्याण का है, जिसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, कुछ सबका कल्याण करेगा, इस विषय को आप जनमानस तक पहुंचाएंगे तो ये बहुत पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई, साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू।